एडजी पर आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सीबीएसई क्लासेस 6 से 12 के लिए पर्सनल एआई ट्यूटर की तरह कॉन्सेप्ट्स को कामली समझते हैं। आज का हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पर। यह लगभग 30 से 60 मिनट्स का फोकस रिवीजन है, इसलिए नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन तुम इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। हम डेमोक्रेसी बिल्डिंग, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, कांग्रेस डोमिनेंस, ऑपोजिशन पार्टीज, केरला की कम्युनिस्ट विक्ट्री, फैक्शंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। पुणे की स्टूडेंट अनन्या को इलेक्शंस के डेट्स और कांग्रेस की डोमिनेंस याद रहती थी, पर वह समझ नहीं पाती थी कि लेस देन हाफ वोट्स के बावजूद सीट्स इतनी ज्यादा कैसे मिली। आज उसी तरह के डाउट्स को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। बिल्कुल। और इस एपिसोड में सिर्फ फैक्ट सुनना नहीं है। हर मेजर आइडिया के बाद हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। एक सेकेंड रुककर सोचो, फिर एक्सप्लेनेशन से कंपेयर करो। अगर कोई एग्जैक्ट डाउट अटक जाए तो एडजी के एआई ट्यूटर से उसी पॉइंट पर सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ मदद ले सकते हो। चलो चैप्टर का सेंट्रल क्वेश्चन पकड़ते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डेमोक्रेसी को इतना चैलेंजिंग रास्ता होते हुए भी क्यों चुना? चैप्टर की शुरुआत नेशन बिल्डिंग और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कनेक्शन से होती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने बहुत गंभीर चैलेंज थे। ऐसे समय में कई देशों के लीडर्स ने सोचा कि डेमोक्रेसी डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाएगी, इसलिए पहले नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप कई पोस्ट कॉलोनियल देशों में नॉन डेमोक्रेटिक रूल, वन लीडर कंट्रोल, वन पार्टी रूल या आर्मी रूल आया। तो क्या चैप्टर ये कह रहा है कि नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेसी एक दूसरे के अपोजिट हैं? एक सेकंड पॉज करके सोचो। सही समझ ये है कि कई लीडर्स ने ऐसा माना था, लेकिन इंडियन लीडर्स ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अलग अलग एस्पिरेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली एड्रेस करने का तरीका माना। इंडियन लीडरशिप का डिसीजन फ्रीडम स्ट्रगल की डेमोक्रेटिक कमिटमेंट से जुड़ा था। लीडर्स जानते थे कि सोसाइटी में अलग ग्रुप्स होंगे, उनके इंटरेस्ट्स और पॉलिसी प्रेफरेंसेस अलग होंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन डिफरेंसेस को सप्रेस नहीं करती, वह डिस्कशन, कंपटीशन और पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर डिसीजंस लेने का पॉलिटिकल रूट देती है। एग्जाम पॉइंट, पॉलिटिक्स का उद्देश्य केवल पावर प्राप्त करना नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट परस्यू करना भी है। यहाँ एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है। कंपटीशन और पावर पॉलिटिक्स के विजिबल पार्ट्स हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का डीपर पर्पस है कि सोसाइटी अपने गवर्नेंस और रेगुलेशन के तरीके तय करे। अगर आंसर में तुम केवल इलेक्शंस और पार्टीज लिखोगे तो आइडिया अधूरा रहेगा। पब्लिक इंटरेस्ट, वेरिड एस्पिरेशंस और पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स जैसे कीवर्ड्स जरूर जोड़ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन का कनेक्शन देखो। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्टेड हुआ, 24 जनवरी 1950 को साइंड हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसलिए अगला प्रैक्टिकल स्टेप था फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स दिए, अब डेमोक्रेटिक मशीनरी को एक्चुअली ऑपरेट करना था। क्विक रिकॉल, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्टेड हुआ, कब साइंड हुआ और कब केम इनटू इफेक्ट? तुम्हारा आंसर मन में बोलो। सही सीक्वेंस है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। डेट्स को अलग अलग रटने के बजाय इन्हें ट्रांजिशन की स्टोरी से जोड़ो। अडॉप्शन, साइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनवरी 1950 में स्थापित हुआ और सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इनिशियली लगा था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस उसी ईयर हो जाएंगे, लेकिन टास्क बहुत बड़ा निकला। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज तय करनी थी, इलेक्टोरल रोल्स बनाने थे और इतने बड़े देश में पोलिंग अरेंजमेंट्स करने थे। इलेक्टोरल रोल का मतलब है एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट में लगभग 40 लाख महिलाओं के नेम्स ठीक से रिकॉर्ड नहीं थे। उन्हें उनके ओन नेम से दर्ज करने के बजाय वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ जैसे डिस्क्रिप्शन से लिखा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और रिवीजन का ऑर्डर दिया। ये डिटेल फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सीरियसनेस दिखाती है। अब स्केल पर ध्यान दो। लगभग 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को करीब 3200 एमएलएस
और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा चुने थे। केवल 15% एलिजिबल वोटर्स लिटरेट थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को स्पेशल वोटिंग मेथड और लार्ज स्केल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी। 3 लाख से अधिक ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया गया। ये वर्ल्ड में उस समय का अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल एक्सरसाइज था। ध्यान रहे, इलिटरेसी को वोटर्स की डेमोक्रेटिक कैपेसिटी का प्रूफ नहीं माना गया। चैलेंज ये था कि बैलेट प्रोसेस सबके लिए अंडरस्टैंडेबल कैसे बने। इंडिया ने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज को पॉवर्टी और लो लिटरेसी के बावजूद अपनाया। उस समय क्रिटिक्स को ये बोल्ड और रिस्की एक्सपेरिमेंट लगा, लेकिन चैप्टर का लेसन यही है कि डेमोक्रेसी केवल प्रॉस्परस और हाईली लिटरेट सोसाइटीज तक सीमित नहीं है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 2 बार पोस्टपोन हुए और फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच आयोजित हुए। अधिकांश वोटिंग जनवरी 1952 में हुई, इसलिए इन्हें 1952 इलेक्शंस कहा जाता है। कैंपेनिंग, पोलिंग और काउंटिंग कंप्लीट होने में 6 मंथ्स लगे। एग्जाम में डेट पूछी जाए तो अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 लिखना प्रिसाइज रहेगा। साथ में जनवरी 1952 का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। चलो प्रेडिक्शन करो। अगर कोई कहे कि फर्स्ट इलेक्शन लो पार्टिसिपेशन के कारण वीक रहा, तो तुम क्या कहोगे? सही करेक्शन है कि मोर देन हाफ एलिजिबल वोटर्स ने वोट किया। एवरेज में हर सीट पर 4 से ज्यादा कैंडिडेट्स थे और रिजल्ट्स लूजर्स ने भी फेयर माने। यानी कंपटीशन और एक्सेप्टेंस दोनों डेमोक्रेटिक सक्सेस के इंडिकेटर्स बने। पहले इलेक्शंस में आज जैसी ईवीएम नहीं थी। हर पोलिंग बूथ में हर कैंडिडेट के इलेक्शन सिंबल वाला अलग बॉक्स रखा जाता था। वोटर को ब्लैंक बैलेट पेपर दिया जाता था और वह उसे अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट के बॉक्स में डालता था। लगभग 20 लाख स्टील बॉक्सेस इस्तेमाल हुए। ये मेथड लो लिटरेसी कॉन्टेक्स्ट के लिए स्पेशली डिजाइन था। पहले 2 इलेक्शंस के बाद मेथड बदला। बैलेट पेपर पर सभी कैंडिडेट्स के नेम्स और सिंबल्स होते थे और वोटर अपने चोजन कैंडिडेट के नेम पर स्टैंप लगाता था। यह मेथड लगभग 40 इयर्स चला। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1990s इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम यूज करना शुरू किया और 2004 तक पूरा देश ईवीएम पर शिफ्ट हो गया। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। इंडिया ने डिफिकल्ट कंडीशंस में डेमोक्रेसी चूज की और उसके लिए इलेक्टोरल मशीनरी बनाई। इलेक्शन कमीशन, सुकुमार सेन, इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशन, ट्रेनिंग और वोटिंग मेथड्स इस सेक्शन के कीवर्ड्स हैं। अगले हिस्से में देखेंगे कि 1952 के रिजल्ट ने कांग्रेस को डोमिनेंट पार्टी कैसे बनाया। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्चुअल चेक। क्या फर्स्ट जनरल इलेक्शंस केवल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थे? नहीं, वे ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए लैंडमार्क बने। क्रिटिक्स मानते थे कि पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन में फ्री इलेक्शंस नहीं हो सकते। इंडियन एक्सपेरिमेंट ने इस एजम्पशन को चैलेंज किया और दिखाया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऐसी कंडीशंस में भी प्रैक्टिस किए जा सकते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 489 लोकसभा सीट्स में से 364 सीट्स जीती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केवल 16 सीट्स के साथ नेक्स्ट मेजर चैलेंजर बनी। कांग्रेस की विक्ट्री सरप्राइजिंग नहीं थी क्योंकि उसका नेशनल मूवमेंट का लेगेसी था। ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में फैला था और जवाहरलाल नेहरू पॉपुलर तथा कैरिस्मेटिक लीडर थे। एक सेकेंड, 364 और 489 को जोड़कर मत देखो। एग्जाम में सिर्फ नंबर लिखना पर्याप्त नहीं, कारण भी एक्सप्लेन करना होगा। 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस याद रखो: फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी, नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन और नेहरू का लीडरशिप। कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज भी मिला क्योंकि बाकी कई पार्टीज इंडिपेंडेंस के आसपास या बाद में बनी। स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने बड़ी विक्ट्री हासिल की। अधिकांश स्टेट्स में मेजॉरिटी मिली। ट्रावनकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा जैसे एक्सेप्शंस में भी बाद में कांग्रेस ने गवर्नमेंट फॉर्म की। इस तरह नेशनल और स्टेट दोनों लेवल्स पर कांग्रेस का कंट्रोल स्थापित हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। 1957 और 1962 के सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने लोकसभा सीट्स का लगभग 3/4 हिस्सा जीता। इसलिए 1952 से 1962 का पीरियड कांग्रेस डोमिनेंस के रूप में जाना जाता है। लेकिन डोमिनेंस का मतलब ये नहीं कि ऑपोजिशन एब्सेंट था। ऑपोजिशन मौजूद था,
बस उसका रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टोरल पावर फ्रैगमेंटेड थी। अब सबसे कॉमन डाउट, कांग्रेस को 1952 में 45% वोट्स मिले, फिर 74% सीट्स कैसे? इसका आंसर फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड में है। इस सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाला कैंडिडेट जीतता है। पार्टी का टोटल वोट शेयर और सीट्स का शेयर ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल नहीं होता। एक छोटा हाइपोथेटिकल सोचो, लेकिन सोर्स के एग्जैक्ट नंबर्स को याद रखो। अगर ऑपोजिशन के वोट्स अलग अलग पार्टीज में बंट जाएं और कांग्रेस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे आगे रहे, तो कांग्रेस कम टोटल वोट्स के साथ भी ज्यादा सीट्स जीत सकती है। यही हुआ। नॉन कांग्रेस वोट्स का कंबाइंड टोटल कांग्रेस से ज्यादा हो सकता था, लेकिन वे डिवाइडेड थे। सोशलिस्ट पार्टी इसका यूजफुल इलस्ट्रेशन है। उसे पूरे देश में 10% से ज्यादा वोट्स मिले, लेकिन सीट्स 3% भी नहीं मिली। दूसरी ओर कांग्रेस ने 45% वोट्स के साथ 74% सीट्स हासिल की। एग्जाम आंसर में 3 टर्म्स कनेक्ट करो, फर्स्ट पास द पोस्ट, डिवाइडेड ओपोजिशन वोट्स और डिस्प्रोपोर्शनेट सीट शेयर। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? क्या कांग्रेस डोमिनेंस केवल पॉपुलर सपोर्ट की वजह से थी? यह स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। पॉपुलैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट थे, पर इलेक्टोरल सिस्टम ने भी डोमिनेंस को एम्पलीफाई किया। इसलिए आंसर को वन कॉज एक्सप्लेनेशन मत बनाना। हिस्टोरिकल लेगेसी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट को साथ रखो। एक क्विक रिकैप, कांग्रेस ने फर्स्ट इलेक्शन में 364 ऑफ 489 लोकसभा सीट्स जीती। सीपीआई 16 सीट्स के साथ नेक्स्ट थी। 1952 में कांग्रेस वोट शेयर 45% और सीट शेयर 74% था। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ने लगभग 3/4 सीट्स जीती। नंबर्स को कारणों और इलेक्टोरल सिस्टम से जोड़कर लिखना। अब ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ चलते हैं। कांग्रेस डोमिनेंट थी, लेकिन इंडिया वन पार्टी लीगल स्टेट नहीं था। कई ऑपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए। उनकी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड था। फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स अलाइव रखे और कांग्रेस की पॉलिसीज तथा प्रैक्टिसेस की लगातार क्रिटिसिज्म की। यही डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन का डेमोक्रेटिक रोल सीट्स की संख्या से अकेले डिसाइड नहीं होता। ऑपोजिशन डिबेट में पॉलिसीज क्वेश्चन कर सकता है, रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल रख सकता है और पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट कर सकता है। चैप्टर के अनुसार ऑपोजिशन की सस्टेन्ड और प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ने कांग्रेस की पावर को चेक किया। अगर ऑपोजिशन बहुत छोटी थी, तो रिजेंटमेंट एंटी डेमोक्रेटिक क्यों नहीं बना? क्योंकि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए। ऑपोजिशन पार्टीज ने लीडर्स ग्रूम किए, पॉलिसीज क्रिटिसाइज की और डेमोक्रेटिक कंपटीशन को अलाइव रखा। यह पॉइंट आंसर में लिखना यूजफुल है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के बावजूद ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मेंटेन करने में क्रूशियल थी। अर्ली ईयर्स में कांग्रेस और ऑपोजिशन लीडर्स के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी था। इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे ऑपोजिशन बैकग्राउंड्स वाले लीडर्स कैबिनेट में शामिल थे। नेहरू सोशलिस्ट पार्टी के प्रति फॉन्डनेस रखते थे और जयप्रकाश नारायण जैसे सोशलिस्ट लीडर्स को गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। लेकिन पार्टी कंपटीशन इंटेंस होने के साथ इंटर पार्टी रिलेशंस में भी चेंज आया। पहले कॉर्डियल रिस्पेक्ट अधिक था, बाद में पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी। इस चेंज को चैप्टर की लार्जर स्टोरी से जोड़ो। डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन रिजल्ट नहीं, बल्कि कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कोऑपरेशन और चेंजिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स का प्रोसेस भी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर फोकस करते हैं। सीपीआई फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 16 सीट्स जीतकर लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनी। इंडिपेंडेंस के आसपास सीपीआई के पास वेल ऑयल्ड मशीनरी और डेडिकेटेड कार्टर था। लेकिन पार्टी के भीतर यह डिबेट थी कि 1947 का ट्रांसफर ऑफ पावर जेन्युइन इंडिपेंडेंस था या नहीं। सीपीआई ने इंडिपेंडेंस के बाद वायलेंट अपराइजिंग्स, इंक्लूडिंग तेलंगाना, को एनकरेज किया, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट न मिलने पर आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हें क्रश किया। इसके बाद पार्टी ने अपनी पोजीशन रीथिंक की। 1951 में सीपीआई ने वायलेंट रेवोल्यूशन का पाथ छोड़ा और अप्रोचिंग जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। सीपीआई का सपोर्ट आंध्र प्रदेश,
वेस्ट बंगाल, बिहार और केरल में कंपैरेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड था। नोटेबल लीडर्स में ए के गोपालन, एस ए धंगे, पीएमएस नंबूदिरीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया शामिल थे। 1964 में सोवियत यूनियन और चाइना के आइडियोलॉजिकल रिफ्ट के बाद पार्टी स्प्लिट हुई और सीपीआई तथा सीपीआई मार्क्सिस्ट फैक्शंस बने। अब सोशलिस्ट पार्टी, इसकी रूट्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थी, जो 1934 में कांग्रेस के भीतर बनी थी। यंग लीडर्स अधिक रैडिकल और एगैलिटेरियन कांग्रेस चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप रोक दी, इसलिए सोशलिस्ट को सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। ये सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। सोशलिस्ट्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। वे कांग्रेस पर कैपिटलिस्ट्स और लैंडलॉर्ड्स को फेवर करने तथा वर्कर्स और पेजेंट्स को इग्नोर करने का आरोप लगाते थे। 1955 में कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अपना गोल घोषित किया, जिससे सोशलिस्ट के लिए इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव के रूप में खुद को प्रेजेंट करना कठिन हुआ। सोशलिस्ट पार्टी में कई स्प्लिट्स और रीयूनियंस हुए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे फॉर्मेशन सामने आए। रमन और लोहिया कांग्रेस से डिस्टेंस बढ़ाने वालों में थे, जबकि अशोका मेहता लिमिटेड कॉरपोरेशन के पक्ष में थे। इसलिए सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी के साथ स्ट्रैटेजी का डिसएग्रीमेंट भी था। भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में बनी। इसकी आइडियोलॉजी वन कंट्री, वन कल्चर और वन नेशन पर जोर देती थी। पार्टी इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के आधार पर मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग इंडिया की बात करती थी। 1950s में यह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मार्जिन्स पर रही। जाना संघ ने अखंड भारत, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिप्लेस करने और रिलीजियस तथा कल्चरल माइनॉरिटीज को कॉन्सेशंस देने के विरोध जैसे मुद्दे उठाए। 1952 में इसे 3 लोकसभा सीट्स और 1957 में 4 सीट्स मिली। इसका सपोर्ट मुख्यतः हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अर्बन एरियाज में था। एक शॉर्ट एक्टिव रिकॉल। ऐसे दंगे किस पार्टी से जुड़े थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट थे? अशोका मेहता किस ब्रॉड पॉलिटिकल ट्रेडिशन से जुड़े थे? आंसर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जाना संघ और सोशलिस्ट पार्टी। नेम्स को पार्टी और आइडियोलॉजिकल पोजीशन के साथ याद करो, आइसोलेटेड लिस्ट की तरह नहीं। अब केरल का इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन। मार्च 1957 असेंबली इलेक्शंस में कम्युनिस्ट पार्टी ने 126 में से 60 सीट्स जीती और 5 इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट मिला। गवर्नर ने ईएमएस नंबूदिरीपाद को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया। यह वर्ल्ड में पहली बार था जब कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए सत्ता में आई। सीपीआई रैडिकल और प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स के प्रॉमिस पर सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ लिबरेशन स्ट्रगल शुरू किया। कम्युनिस्ट का आरोप था कि एजिटेशन वेस्टेड इंटरेस्ट्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा लेड था। 1959 में सेंटर की कांग्रेस गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 के तहत केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डिसमिस कर दी। यह डिसमिसल वाइडली कंट्रोवर्शियल माना गया और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स के मिसयूज के प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स में साइट किया गया। एग्जाम में केवल यह मत लिखना कि सीपीआई जीती और फिर हट गई। 3 लिंक्स दिखाओ। 1957 इलेक्शन, नंबूदिरीपाद मिनिस्ट्री और 1959 में आर्टिकल 356 के तहत डिसमिसल। यही कंप्लीट आंसर फ्रेम है। अब तक हमने इलेक्शन मशीनरी, कांग्रेस विक्ट्री, इलेक्टोरल सिस्टम और ऑपोजिशन के मुख्य एग्जाम्पल्स कवर किए। मिनी रीकैप। कांग्रेस नेशनल लेवल पर डोमिनेंट थी, लेकिन केरल 1957 में सीपीआई लेड गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन बना। ऑपोजिशन की प्रेजेंस सिंबॉलिक नहीं थी, उसने डेमोक्रेटिक डिबेट और अकाउंटेबिलिटी को मीनिंगफुल बनाया। अगर इस पॉइंट पर तुम्हें 1952, 1957 और 1959 की इवेंट्स मिक्स हो रही हैं, तो एडजी में एक छोटा एक्टिव रिकॉल रिवीजन चैलेंज बनाओ। पहले बिना नोट्स के टाइमलाइन बोलो, फिर अपनी गैप्स चेक करो। अभी हम कॉन्सेप्ट से नहीं हट रहे, यह सिर्फ वही सीक्वेंस मजबूत करने का छोटा स्टडी मूव है। अब चैप्टर का सबसे एनालिटिकल हिस्सा, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। दुनिया में वन पार्टी डोमिनेंस के कई एग्जाम्पल्स रहे हैं, लेकिन इंडिया का केस अलग था।
चाइना, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल पार्टी रूल अलाउ करता है। कुछ अन्य कंट्रीज लीगल या मिलिट्री मेजर्स से इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स बने। इंडिया में कांग्रेस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में रिपीटेडली जीत रही थी। यानी वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी स्टेट को सेम मत समझना। वन पार्टी स्टेट में जेन्युइन कंपटीशन रिस्ट्रिक्टेड या एब्सेंट हो सकती है। कांग्रेस डोमिनेंस डेमोक्रेटिक कंडीशंस में बनी, जहां कई पार्टीज इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रही थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन का कोर यही है। डोमिनेंस का सोर्स डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सक्सेस था, लीगल बैन या मिलिट्री कंट्रोल नहीं। कांग्रेस की सक्सेस के रूट्स फ्रीडम स्ट्रगल में थे। कांग्रेस नेशनल मूवमेंट की इनहेरिटर दिखाई देती थी। फ्रीडम स्ट्रगल के कई प्रोमिनेंट लीडर्स अब कांग्रेस कैंडिडेट्स के रूप में इलेक्शंस लड़ रहे थे। पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल तक फैल था। बाकी पार्टी स्ट्रेटजी सोचती उससे पहले कांग्रेस कैंपेन शुरू कर चुकी थी। इसे फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज कहा गया। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से कांग्रेस की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं होती। उसका सोशल बेस भी बहुत ब्रॉड था। शुरुआत में पार्टी इंग्लिश स्पीकिंग, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलिट से जुड़ी थी। लेकिन मास मूवमेंट्स के साथ उसका बेस वाइडन हुआ। अलग अलग क्लासेस, कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और इंटरेस्ट को कांग्रेस में जगह मिली। इसलिए कांग्रेस को रेनबो लाइक सोशल कोalition कहा गया। पेजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स, अर्बन ड्वेलर्स और विलेजर्स, वर्कर्स और ओनर्स, मिडिल, लोअर और अपर क्लासेस तथा कास्ट सभी को स्पेस मिला। यह इंटरेस्ट कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी भी थे, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें एक ब्रॉड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अकोमोडेट किया। और यह केवल सोशल कोalition नहीं, आइडियोलॉजिकल कोalition भी थी। रेवोल्यूशनरी और पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव और रैडिकल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, राइट, लेफ्ट और सेंटर की अलग अलग शेड्स कांग्रेस में मौजूद थीं। कई ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह छोड़कर मर्ज नहीं हुए। वे कांग्रेस के भीतर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की तरह बने रहे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। कांग्रेस के भीतर अलग ग्रुप्स होने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस एक फॉर्मल कोalition गवर्नमेंट थी। ये एक पार्टी के भीतर सोशल और आइडियोलॉजिकल कोalition था। इसलिए स्वाति का सवाल बिल्कुल वैलिड होगा। पार्टी के अंदर कोalition और पार्टीज की कोalition अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इस डिस्टिंक्शन को आंसर में साफ लिखना। हाँ, और मुझे पहले फैक्शंस देखकर लगता था कि ये पार्टी की वीकनेस होगी। लेकिन चैप्टर बताता है कि कांग्रेस ने डिफरेंसेस को कंटेन, मैनेज और कभी-कभी अकोमोडेट किया। एक्सट्रीम पोजीशन अवॉइड करके बैलेंस बनाना कोलिशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑपोजिशन जिस आइडिया की बात करती, उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस प्रोग्राम में शामिल कर लेती, जिससे ऑपोजिशन के लिए ऑल्टरनेटिव बनना कठिन होता। अब फैक्शंस को डिफाइन करते हैं। कांग्रेस के भीतर अलग ग्रुप्स और लीडर्स अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशंस, एम्बिशंस और राइवलरीज के आधार पर बने रहते थे। कोalition लाइक पार्टी इंटरनल डिफरेंसेस टॉलरेट करती थी। कोई ग्रुप पॉलिसी या पावर शेयर से अनहैप्पी हो तो वो अक्सर पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन बनने के बजाय कांग्रेस के अंदर ही दूसरे ग्रुप से संघर्ष करता था। यही इंटरनल कंपटीशन कांग्रेस की स्ट्रेंथ बन गई। स्टेट यूनिट्स अनेक फैक्शन से बनी थी और अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशंस के कारण कांग्रेस एक ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी जैसी दिखाई देती थी। एक्सटर्नल ऑपोजिशन इन फैक्शंस को इन्फ्लुएंस करके पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग पर इनडायरेक्ट प्रेशर डालती थी। यानी कंपटीशन कांग्रेस के बाहर ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी थी। इसी वजह से फर्स्ट डेकेड की पॉलिटिक्स को कांग्रेस सिस्टम कहा गया। कांग्रेस रूलिंग पार्टी भी थी और इंटरनल फैक्शंस के कारण ऑपोजिशन जैसी भूमिका भी निभाती थी। ये फ्रेज बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन इसे ओवर सिंप्लीफाई मत करना। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल ऑपोजिशन पार्टीज बेकार थीं। उनका प्रेशर कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों लेवल्स पर असर डालता था। एक सेकंड सोचो, फैक्शंस को केवल डिजीज मानना क्यों गलत होगा? क्योंकि फैक्शंस ने अलग इंटरेस्ट और एम्बिशंस को पार्टी के भीतर चैनल किया। इससे ग्रुप्स इमीडिएटली एंटी सिस्टम या सेपरेट ऑपोजिशन नहीं बने। हाँ, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और बार्गेनिंग भी हुए। लेकिन चैप्टर का एनालिसिस बताता है कि इंटरनल फैक्शनलिज्म ने कांग्रेस को फ्लेक्सिबल और ब्रॉड बनाए रखने में मदद की। इस सेक्शन का एग्जाम फ्रेम बनाओ। पहले कांग्रेस की कोalition नेचर बताओ,
फिर सोशल डाइवर्सिटी और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स दो। उसके बाद एक्सप्लेन करो कि फैक्शंस ने इंटरनल कंपटीशन और बैलेंस कैसे बनाया। फाइनली कंक्लूड करो कि कांग्रेस सिस्टम में रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन लाइक इंटरनल प्रेशर्स साथ साथ काम करते थे। ये स्ट्रक्चर लॉन्ग आंसर को कोहेरेंट रखेगा। अब ऑपोजिशन की ब्रॉडर डेमोक्रेटिक रोल पर लौटते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज को केवल सीट्स के हिसाब से जज करना गलत होगा। उन्होंने कांग्रेस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, रूलिंग पार्टी को चेक किया और पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स अलाइव रखे। इससे रिजेंटमेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ टर्न नहीं हुआ। ऑपोजिशन ने फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स को ग्रूम करने में भी योगदान दिया। चैप्टर की फाइनल हिस्टोरिकल इंसाइट यह है कि कांग्रेस डोमिनेंस हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं थी। ये एक पर्टिकुलर फेज था जिसे फ्रीडम स्ट्रगल की इंक्लूसिव लेगासी, ऑर्गेनाइजेशनल हेड स्टार्ट और डाइवर्स कोलिशन ने शेप किया। जैसे जैसे कांग्रेस की एबिलिटी सभी इंटरेस्ट और पावर एस्पिरेंट्स को अकोमोडेट करने की क्षमता कम हुई, अदर पॉलिटिकल पार्टीज का सिग्निफिकेंस बढ़ने लगा। तो चैप्टर को केवल कांग्रेस विक्ट्री की कहानी समझना अधूरा होगा। यह डेमोक्रेटिक जर्नी की कॉम्प्लेक्सिटी है। एक पार्टी डोमिनेंट है, फिर भी इलेक्शंस कॉम्पिटिटिव हैं। ऑपोजिशन वीक है, फिर भी उसका क्रिटिसिज्म जरूरी है। पार्टी के भीतर फैक्शंस हैं, फिर भी वही कोalition स्ट्रेंथ बनते हैं। यही बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन कॉमनली टेस्टेड हो सकती है। चलो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन बोलते हैं। जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बना और सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुए। 1952 में कांग्रेस ने 364 ऑफ 489 लोकसभा सीट्स जीती। 1957 में केरला में सीपीआई लेड गवर्नमेंट बनी। 1959 में आर्टिकल 356 के तहत वह गवर्नमेंट डिसमिस हुई। अपडेट्स के साथ मीनिंग्स जोड़ो। 1952 डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट की ग्लोबल सक्सेस है। 1957 केरला कम्युनिस्ट विक्ट्री कांग्रेस डोमिनेंस का इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। 1959 डिसमिसल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के कंट्रोवर्शियल यूज का एग्जाम्पल है। 1957 और 1962 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने लगभग 3/4 लोकसभा सीट्स मेंटेन की। ये टाइमलाइन आंसर में क्लैरिटी लाएगी। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इंडिया ने डेमोक्रेसी क्यों चुनी, तो 3 पॉइंट्स लिखो। पहला, फ्रीडम स्ट्रगल डेमोक्रेटिक आइडियल से कमिटेड था। दूसरा, लीडर्स पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम नहीं, सोसाइटल इश्यूज सॉल्व करने का माध्यम मानते थे। तीसरा, अलग एस्पिरेशंस और पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैनेज करने की जरूरत थी। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों थे, तो लॉजिस्टिक्स और डेमोक्रेटिक सिग्निफिकेंस दोनों लिखना। डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल्स, 17 करोड़ वोटर्स, करीब 3,200 एमएस, 489 लोकसभा मेंबर्स, केवल 15% लिटरेसी, 3 लाख से अधिक ट्रेंड स्टाफ और मोर देन हाफ टर्नआउट जैसे फैक्ट सपोर्ट देंगे। केवल लार्जेस्ट इलेक्शन लिखकर आगे मत बढ़ जाना। कांग्रेस डोमिनेंस के रीजंस पर 5 पार्ट आंसर फ्रेम बन सकता है। नेशनल मूवमेंट की लेगेसी, नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन, नेहरू का कैरिस्मेटिक लीडरशिप, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज और ब्रॉड सोशल तथा आइडियोलॉजिकल कोलिशन। इसके साथ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और डिवाइडेड ऑपोजिशन वोट्स को इलेक्टोरल एक्सप्लेनेशन के रूप में अलग पैराग्राफ में रखो। कॉमन मिस्टेक चेक। वन पार्टी डोमिनेंस को वन पार्टी स्टेट मत लिखना। कांग्रेस ने डोमिनेंस डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हासिल की, जबकि कुछ अन्य कंट्रीज में सिंगल पार्टी रूल कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल या मिलिट्री कंट्रोल से मेंटेन था। दूसरा मिस्टेक, ऑपोजिशन को इररिलेवेंट समझना। लिमिटेड सीट्स के बावजूद ऑपोजिशन ने क्रिटिसिज्म, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव्स बनाए रखे। अब एक 5 क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट। डेमोक्रेसी चुनने का इंडियन रीजन क्या था? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? कांग्रेस ने 1952 में कितनी लोकसभा सीट जीती? 1957 केरला एक्सेप्शन क्या था? कांग्रेस सिस्टम किस कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब करता है? पहले बिना नोट्स के आंसर्स दो, फिर अपने टेक्स्ट बुक कीवर्ड से वेरीफाई करो।
अगर तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं तो चैप्टर की बैकबोन क्लियर है। डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग रूट मानना, इलेक्शंस को फ्री और फेयर बनाना, कांग्रेस का डेमोक्रेटिक डोमिनेंस, ऑपोजिशन का अकाउंटेबिलिटी रोल और इंटरनल फैक्शंस का कोalition फंक्शन। अब एक फाइनल चैलेंज रखो, किसी फ्रेंड को ये चैप्टर 10 मिनट्स में सिखाओ। टीचिंग करते समय जहां एक्सप्लेनेशन टूटे, वही तुम्हारा नेक्स्ट रिवीजन पॉइंट है। आज हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का कंप्लीट रिवीजन किया। सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज याद रखो। इंडिया ने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में डेमोक्रेसी चुनी। इलेक्शन कमीशन ने विशाल फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए। 1952 से 1962 तक कांग्रेस डोमिनेंट रही, लेकिन फ्री एंड फेयर कंपटीशन के बीच फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और डिवाइडेड ऑपोजिशन वोट्स ने सीट शेयर बढ़ाया। सीपीआई, सोशलिस्ट और जाना संघ जैसे ऑपोजिशन पार्टीज ने डेमोक्रेटिक डिबेट को अलाइव रखा, और कांग्रेस एक ब्रॉड सोशल तथा आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी जहां फैक्शंस इंटरनल कंपटीशन का हिस्सा बने। कॉमन मिस्टेक फिर याद रखो, डोमिनेंस को वन पार्टी स्टेट मत समझना। अब नोटबुक बंद करके 5 मिनट में टाइमलाइन और कांग्रेस डोमिनेंस के 5 रीजंस लिखो। जहां डाउट छे, एडजी पर उसे स्टेप बाय स्टेप एक्टिव रिकॉल के साथ सॉल्व करो। गौरव और स्वाति की तरफ से शुभकामनाएं। शांति से पढ़ो, समझ कर लिखो और अगली रिवीजन में मिलते हैं।